नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, एग्जाम नजदीक आ रही है। आई नो आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा कि संस्कृत की पढ़ाई नहीं हुई है। डोंट वरी, पूरा सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है। आज का हमारा ये सेशन सिलेबस में से लास्ट सेशन है। यहाँ पे हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है। इसके बाद के चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो देखो, ये जो पद्य है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, ग्रामर के सेशंस में लेने वाली हूँ, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। उसी के साथ साथ एग्जाम के एक दिन पहले कैसा पढ़ना है इसके ऊपर मैंने वीडियो बना लिया है, स्ट्रैटेजी वीडियो है। उसको देख के पढ़ना चालू कर दो, दिन बहुत कम है। देखो, एक दो दिन के बाद कोई आपको नहीं बोलेगा कि सुक्ति सुधा बोल के दिखाओ, युग्ममाला बोल के दिखाओ, क्योंकि यही आपका लास्ट समय है। इसमें जो भी डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं वो सब आप एग्जाम के बाद भी कर सकते हो। बट एक बार अगर संस्कृत पेपर निकल गया ना, बाद में आप उसको नहीं लिख पाओगे। तो बेस्ट है कि अभी जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। दैट इज हमारा पेपर जो कि बहुत अच्छे से जाने वाला है। उसके लिए पढ़ाई चालू करें। लेट अस स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज चित्र काव्य। चित्र काव्यम जो है संयुक्त के लिए, यानी कि जिनका 50 मार्क्स का पेपर है, कंपोजिट वाले हैं उनके लिए भी है और संपूर्ण वालों के लिए भी है। बस एक माइनर चेंज ये है कि जो हमारे संयुक्त वाले हैं उनको एक श्लोक नहीं है, वो मतलब ये वाला। तो कंपोजिट वाले जब भी ये श्लोक आएगा आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। और संपूर्ण वालों के लिए पूरा जो भी श्लोक मैं पढ़ा रही हूँ इस वीडियो में सारे श्लोक है। कंपोजिट के लिए ये श्लोक छोड़ के सारे जो भी श्लोक मैं पढ़ाऊंगी वो सारे है। ठीक है, देखो। अभी ये क्वेश्चन पूछा कहाँ पे जाता है, तो पद्य विभाग के अंदर जहाँ पे हमें पद्य लिखे हुए दिए जाते हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करना होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ऊपर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखत इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर संधि विग्रह करो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी के साथ साथ पद्य शुद्धे पूर्णेच लिखत, जहाँ पे हमें ब्लैंक्स फिल करना होता है, वहां पे भी आपको इसमें से श्लोक पूछे जाते हैं। सूक्ति सुधा आता है, युग्ममाला आता है, जो हमने पहले से देख के रखा है। आई होप अपने वो वीडियो देखा रहेगा। बाय द वे, मैंने जो भी अब तक सेशंस लिए हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, उतने भी आपने देख लिए ना। कोई भी आपको संस्कृत में फुल मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन कर लिया है। समानार्थक विरुद्धार्थक के शॉर्ट्स आपको रोज मिलते जाते हैं, उसको भी आप लोग सॉल्व कर दीजिए। और शॉर्ट्स के नेक्स्ट सेशन में ही आपको उसके आंसर्स भी मिल जाते हैं। तो इसकी लिंक आपको नीचे में प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट की, सो दैट आप पूरे वीडियोस एक ही साथ देख सकते हो। देखो, तो ये आपको दो जगह पे मिलेगा, एक तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए और दूसरा पूर्ण करने के लिए, श्लोक पूर्ण करने के लिए दो जगह पे आपको इसमें से श्लोक मिलने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो चित्र काव्यम का मतलब होता क्या है। चित्र काव्यम मतलब ऐसा काव्यम जिसको जिसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए या फिर जिसको समझने के लिए हमें कुछ सिनेरियो इमेजिन करना पड़ता है। हमें हमारा जो इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जीपीटी वाला नहीं, अपना खुद का इंटेलिजेंस, उसको वापरना पड़ता है। मतलब क्या कि तुम्हें यहाँ पे ना कुछ हिडन शब्द दिखाई देंगे, मतलब आंसर उसी में ही रहेगा बट हिडन रहेगा। तो वो जो होता है ना ट्रेजर हंट टाइप, मिस्ट्री टाइप, तो वैसा कुछ आपको आंसर इसमें से फाइंड आउट करना है। इंटरेस्टिंग तो है। अगर मन लगा के पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, तो एकदम कमाल शब्द, कमाल ये सारे श्लोक जो आपको पता चल जाएंगे। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन। देखो, पहले श्लोक में क्या बोला है। कम संघजान कृष्ण, मतलब कृष्ण ने किसको मारा। संघजान मतलब किसकी हत्या की। तो कृष्ण ने किसको मारा, वैसे तो कृष्ण ने बहुत सारे दुराचारी लोगों की हत्या की है, बट उसमें से यहाँ पे कौन सा वैलिड आंसर है, तो मैंने क्या बोला था कि आंसर इसी में ही है, आपको बस ढूंढना है। तो क्या आप ढूंढ पा रहे हो। देखो, अगर मैंने इन दो शब्दों को ज्वाइन, इन दो अक्षरों को ज्वाइन किया, क्या मिल रहा है, कंस मिल रहा है। इसका मतलब कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा। तो देखो, इस तरीके से कुछ अक्षरों को जोड़ के आपको इस पहेली का आंसर मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग है ना। देखो, नेक्स्ट पूछा गया है, का शीतल वाहिनी गंगा, मतलब गंगा की ऐसी नदी, ऐसी कौन सी नदी है या फिर वो नदी कहाँ से बहती है जो शीतल वाहिनी है। समझ रहा है, कुछ याद आ रहा है। अरे ज्वाइन करो काशी को। क्या मेरा आंसर, काशी। मतलब काशी से जो गंगा बहती है या फिर गंगा नदी का जो उपनदी या फिर जो पानी काशी से बहता है, वो कैसा है, शीतल है। केदार पोषण रता, मतलब कौन व्यस्त है या फिर कौन अपने घर वालों का पोषण करता है। केदार के मतलब कौन करता है अपने घर वालों का पोषण। तो केदार रत, इनको ज्वाइन करो, क्या मिल रहा है, केदार रत मतलब क्या, घर वालों का पोषण कौन करता है, शेतकरी। या फिर ऐसा इंसान जो, केदार मतलब क्या, शेत या फिर फील्ड, ऐसा इंसान जो शेत में काम करता है, जो खेत में काम करता है, वो अपने घर वालों का पेट भरता है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, मतलब ऐसा कौन है जिसको शीतम मतलब ठंडी नहीं लगती है। ठीक है, कौन है ऐसा।
कम बलवंतम, जिसने कंबल ओढ़ के रखा है। कितना फनी और इंटरेस्टिंग है। मतलब जिस इंसानने कंबल ओढ के रखा आहे, ज्याने पांघरून घेतलेलं आहे, अशा व्यक्तीला थंडी नाही वाजत. आता आपण एकदा मराठीमधून बघूया. कम संगजान कृष्ण, म्हणजे कृष्णाने कोणाला मारलं? कंसाला मारलं. का शीतल वाहिनी गंगा, गंगेची अशी कुठली नदी आहे किंवा कुठून वाहणारी नदी आहे की जी शीतल वाहिनी आहे, दॅट इज काशीतल किंवा काशी. के दार पोषण रता, म्हणजे आपल्या बायका मुलांचे, आपल्या घरातल्यांचे पोषण कोण करतं? के दार म्हणजेच कोण? शेतकरी. कम बलवंतम न बाधते शीतम, कोणाला थंडी वाजत नाही, ज्याने कंबल घेतलेला आहे, ज्याने पांघरून घेतलेला आहे. सो इस तरीके से ये श्लोक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कितने इजी है, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से एग्जाम में एक वाक्य उत्तर लिखत के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको जस्ट आइडेंटिफाई करके उसी टेक्स्ट को, उसी लाइन को लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अंतरालापह बोलते हैं, मतलब बीच में हमने थोड़ा सा गैप दिया है और अगर आप लोग जोड़ोगे उन अक्षरों को तो उसमें से आपको मीनिंग मिल जाएगा। हालांकि ये हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है अंतरालापह क्या होता है वगैरह, बट जस्ट आप लोग की इन्फॉर्मेशन हो इसलिए बता दिया है। तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंसम, केदार, काशीतल या फिर काशी, कम बलवंतम, ये सब ज्वाइन करने हैं सो दैट आपको उस पहले का आंसर मिल जाएगा। मतलब कितना इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है यार संस्कृत, तुम लोग आसानी से किसी भी चीज का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ भी शब्दों के साथ खेल सकते हो और आपको नए जो आंसर है वो मिल जाएंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट है दैट इज, अभी ये जो है ना ये संयुक्त के लिए नहीं है, तो संयुक्त वाले वीडियो थोड़ा सा स्किप करके आगे वाले श्लोक के पास जा सकते हो। संपूर्ण वाले ध्यान रखो, ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी चीजें आपको इसमें से सीखने मिलने वाली है। सो लेट अस सी क्या बोलता है ये श्लोक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता। तुमको चातक पक्षी पता है क्या? तो चातक नाम का एक पक्षी है, वो बेसिकली करता क्या है, वो ना वही पानी पीता है जो प्रॉपर शुद्ध हो। मतलब क्या, जो बारिश से मिलने वाला पानी है बस उसी पानी को पीता है, बाकी तुम लोग स्टोर करके रखोगे जल का मतलब जल जलाशय में से कोई पानी है वो नहीं पिएगा। वो बस बादल से आने वाला, बारिश से आने वाला, वर्षा ऋतु का जो पहला पानी होता है वही बस पीता है वो। तो वो ना पूरी साल भर उस पानी का वेट करता रहता है कि कब बारिश होगी और कब मैं पानी पीऊंगा। तो बहुत डेस्परेटली वो उस बारिश की राह देखता रहता है सो दैट उसको वो पानी पीने के लिए मिल जाए। तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि रे रे चातक, अरे अरे चातक, सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता। सावधान, मन को सावध करके रखने वाला चातक मित्र, मेरी बात सुन, ठीक आहे, माझं बोलणं ऐक, माझं म्हणणं ऐक. अंबोधा बहवोपि संति गगने सर्वेपि नैतादृशाः। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अंबोदा, अंबोदा मतलब क्या? क्लाउड्स, ढग ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो. अंबोदा बहवोपी मतलब आकाश में, गगन में, गगन मतलब क्या? आकाश, आकाश में बहुत सारी, बहवह प्लस अपी, यहाँ पे संधि दिखाई दे रही है आपको। ऊपर वाले श्लोक में कोई संधि नहीं थी तो सामने कुछ फोकस नहीं किया, बट इसमें है। अंबोदा बहवोपि संति गगने सर्वेपि नैतादृशः, मतलब आपको गगन में, तेरे को गगन में बहुत सारे क्लाउड्स दिखाई दे रहे होंगे। सर्वेपि नैतादृशः, बट ये जो सारे के सारे ढग है, नैतादृशः मतलब सबके सब ढग एक जैसे नहीं है। एक जैसे नहीं है मतलब क्या? सभी तेरे को जल देंगे ही ऐसा नहीं, तेरे को बहुत सारे बादल दिखाई दे रहे बट सभी के सभी तेरे को पानी नहीं देने वाले हैं। केचित वृष्टि भिरार्द्री संति, सॉरी, केचित वृष्टि भिरार्द्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचित वृथा। केचित मतलब कुछ जो है, वृष्टि भिरार्द्रयन्ति किसी के कुछ बादल जो है उनके अंदर वृष्टि है, उनके अंदर पानी है, जो कि वसुधा मतलब धरती पे आने वाला है। गर्जन्ति केचित वृथा, बट कुछ जो है, कुछ बादल जो है वो बस गरज रहे। मराठीमध्ये म्हण आहे बघा, नहीं हिंदी में म्हणे, गरजते हुए बादल बरसते नहीं। सिमिलरली वही हम संस्कृत में पढ़ रहे हैं कि कुछ बादल ऐसे हैं जो बस आवाज करते रहते हैं, जो बस गरजते रहते हैं। मतलब हम देखते हैं ना लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस बातें करते रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। सिमिलरली तो कुछ कुछ बादल जो है बस गरजते रहते हैं, बरसते नहीं है, मतलब कुछ काम के तो आते नहीं है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। तो यम यम पश्यसि, जिसको जिसको देखोगे, मतलब जिस जिस बादल को देखोगे, उस बादल के सामने, मतलब पुरतः उस बादल के सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचः, उस बादल के सामने दया भाव से पानी की मांग मत कर। मतलब क्या, कि हर एक व्यक्ति तुम्हें हेल्प करे ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए हर एक व्यक्ति के सामने याचना मत कर, हर एक व्यक्ति के सामने विनंती मत कर कि मुझे पानी दो, मतलब मुझे सहाय करो। समझ रहा है? मतलब देखो जीवन का सार है इसमें
की रे रे चातक तू इतना डेस्परेट आहे, तुला कोणाची मदत पाहिजे, पण सगळेच लोक जे आहेत, सारे बादल जो है वो हेल्प करने वाले नहीं है। इनमें से कुछ तुझे हेल्प करेंगे बट कुछ हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए हर एक इंसान के सामने या फिर हर एक बादल के सामने याचना मत कर। ठीक है, तो देखो जिंदगी का भी यही उसूल है कि जो हमें मदद करना चाहता है उसी के सामने हमें मदद मांगनी चाहिए। हर एक इंसान के सामने हमें मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान हमें मदद करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये मस्त मतलब अन्योक्ति मतलब क्या, लिखा कुछ और है, कहना कुछ और चाहते थे, कहीं पे इशारा कहीं पे निगाहें, समथिंग लाइक दैट, कि कहना कुछ और चाहते हैं, लिखा कुछ और है, कहना हमें चाहते हैं बट लिखा चातक के लिए है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज अनुश्रुत वृत्त है इसका। हालांकि वृत्त से हमें कोई ताल्लुक नहीं रखना है संस्कृत में फिलहाल तो, बट जैसा लिखा है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ से कंपोजिट के लिए भी चालू होता है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरा, यमस्तु हरति प्राणान त्वम तु प्राणान धनानि च। मतलब क्या, वैद्यराज मतलब क्या, डॉक्टर। डॉक्टर नमस्तुभ्य मतलब डॉक्टर आपको मेरा प्रणाम है, मतलब डॉक्टर तुम्हाला माझा नमस्कार असो। यमराज सहोदरा, आप यमराज के सहोदर मतलब यमराज के रिलेटिव हो, आप यमराज के नातेवाईक, तुम यमराज से नातेवाईक आहात। भाई ऐसा कौन बोलता है डॉक्टर के सामने जाके, ऐसे जाके बोलोगे हाय डॉक्टर जी, क्या फिर यमराज के रिलेटिव हो ना आप, कैसा लग रहा है, ऐसा बोलोगे जाके, ऐसा मत करना। तो ये हास्योक्ति है, मतलब क्या इसमें से कुछ तो ऐसा होता है ना, तुम लोग ने देखा रहेगा, व्यंगचित्र बोलतो आपण मराठीमध्ये, त्याच्यामध्ये ना लिहिलेलं काहीतरी वेगळंच असतं पण त्यातून मिनिंग काहीतरी वेगळंच निघतं, हास्यास्पद काहीतरी मिनिंग निघतं। सो इट्स समथिंग लाइक दैट, कि बोला कुछ है यहाँ पे, मतलब जो बोला है सही भी है बट थोड़ा सा उसको फनी इफेक्ट देके, ह्यूमरस इफेक्ट देके बोला गया है, सो दैट वो सत्य, क्या सीधी बातें कड़वी लगती है ना, सत्य हमेशा कड़वा लगता है, तो वो कड़वा ना लगे इसलिए थोड़ा सा उसमें ह्यूमर मिला दिया गया है। तो देखो, वैद्यराज नमस्तुभ्य मतलब वैद्यराज तुम्हें मेरा प्रणाम हो। आप यमराज के सहोदर हो, आप यमराज के भाई हो या फिर रिलेटिव हो। क्यों ऐसा बोल रहे कवि, देखो, यमस्तु हरति प्राणान, यम जो है वो प्राण को लेके जाता है, प्राण को हर लेता है। त्वम तो बट आप तो प्राण को भी हर लेते हो, प्राणान धनानी च, और पैसे को भी हर लेते हो। मतलब ऐसा होता है क्या कि अगर इन केस ऑपरेट करते वक्त किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो उस पेशेंट का जो भी खर्चा है वो वैद्यराज माफ कर देते हैं क्या, नहीं। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि मतलब वैद्यराज जो है वो प्राण गए, मतलब प्राण तो लेते ही है बट साथ ही में पैसा भी लेते हैं। अभी ये हमें इतना ज्यादा रियलिटी में इसके नहीं घुसना है, बट इतना याद रखना है कि प्राण जाना ना जाना वो ऑब्वियसली डॉक्टर के ऑपरेशन के ही ऊपर डिपेंड होता है, ऐसा नहीं, कभी कभी परिस्थितियां भी वैसी होती है। बट तब भी डॉक्टर को ऐसा बोलने के लिए उन्होंने बोला है कि प्राण तो ले लेते हो साथ में पैसा भी ले लेते हो, इसलिए आप यम के रिलेटिव हो। तो ये हास्योक्ति है, इसके ऊपर ज्यादा विचार मत करो, हंसने की तरह ले लो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राक्षसेभ्यः सूतां भूत्वा जनकस्य पुरीं ययौ, अत्र कर्तृपदम गुप्तम यो जानासि स पंडितः। मतलब क्या, कोई एक राक्षस है, ठीक है, या फिर राक्षसों से सुताम भूत्वा जनकस्य पुरीं ययौ, जनक की पुत्री मतलब कौन, जाने की मतलब ही कौन, सीता माता। तो राक्षसों ने जनक जनक की पुत्री यानी कि सीता माता का हरण किया और वो अपने नगर में उसको लेके आ गए, मतलब कहा श्रीलंका में आ गए। यहाँ पे जो कर्ता है यानी कि कर्तृपद है वो क्या है, गुप्त है। यो जाना से स पंडित, और जो ये जानता है वो असली पंडित है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, राक्षसेभ्य क्या है, बहुवचन भी हो सकता है। और अगर आपने इसको सही से देखा तो ये क्या हो सकता है, देखो अगर आपने इसको सही से लिखा, बराबर विग्रह किया, तो राक्षस प्लस इभ्य, इभ्य का मीनिंग होता है राजा। मतलब क्या, राक्षसों का राजा, राक्षसेभ्य मतलब राक्षसों का राजा। अभी यहाँ पे पता चल रहा है कि राक्षसों का राजा मतलब कौन, रावण। तो अभी हमें यहाँ पे कर्ता कौन है वो रियलाइज हो रहा है। अगर आपने राक्षसेभ्य पढ़ा तो इट्स लाइक कि बहुत सारे राक्षस आए थे, बट राक्षस प्लस इभ्य पढ़ा, इसका मतलब क्या है, रावण, मतलब राक्षसों का राजा कौन है, रावण। तो अभी आपको यहाँ पे कर्ता पता चल गया, मतलब आप सारे पंडित। तो यहाँ पे आपको कर्ता पता चल गया, मतलब आप सारे पंडित हो। ठीक है, देखो राक्षसेभ्य सूता मृत्वा जनकस्य पुरीमेयो, मतलब राक्षसों ने क्या किया, या फिर राक्षसों का राजा रावण इसने क्या किया, जनक की पुत्री सीता इसका हरण किया और उसको वो अपनी नगरी में श्रीलंका में लेके आ गए। अत्र कर्तृपदम गुप्तम, और यहाँ पे जो करता है वो गुप्त है। अगर आपने राक्षसेभ्य कंबाइन पढ़ा तो आपको मीनिंग नहीं समझेगा, बट आपने ऐसा स्प्लिट करके पढ़ा तो आपको पता चलेगा कि इसका कर्ता क्या है, रावण है।
और जो उसको जानेगा वो पंडित है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की प्रहेलिका है। कर्तृगुप्ता मतलब जहाँ पे कर्ता हिडन है, कर्ता है यहाँ पे तुम्हें फाइंड आउट करना है। ऐसे प्रहेलिकों का प्रहेलिका मतलब कोड किंवा रिडल, उसको हम लोग बोलते हैं कर्तृगुप्ता प्रहेलिका। नेक्स्ट है प्रहेलिका। अब ये सचमुच की प्रहेली है, इसका आंसर आपको देखना है क्या आता है। अयम न भक्तो न च पूजको वा, मैं ना भक्त हूँ, मैं ना ही पूजक हूँ। घंटाम स्वयं नादयते तथापि, फिर भी मैं हमेशा घंटा बजाते रहता हूँ। धनम जनेभ्यः कील याचतेयम, और मैं जो लोग हैं उनसे पैसा लेता रहता हूँ, मतलब उनसे पैसा लेता हूँ, जनता से पैसा लेता हूँ। न याचको वा न च निर्धनो वा, फिर भी मैं ना याचक हूँ, ना मैं निर्धन हूँ, ना मैं गरीब हूँ, ना मैं भिखारी हूँ। मतलब मैं भक्त भी नहीं हूँ कि मैं घंटा बजाऊं, तब मतलब मैं भक्त नहीं हूँ फिर भी मैं घंटा बजाता हूँ। ना मैं पुजारी हूँ फिर भी मैं घंटा बजाता हूँ। घंटाम स्वयं ना देते तथापि, फिर भी मैं घंटा बजाता हूँ। धनम जनभ्य किल याचते, मैं लोगों से पैसा लेता हूँ या फिर मांगता हूँ, फिर भी मैं न याचको व न च निर्धनो, मैं ना ही याचक हूँ ना ही निर्धक हूँ, पहचानो मैं कौन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऐसा सोचना है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो घंटा बजाता है, जो हमसे पैसा लेता है। कंडक्टर, यस, कंडक्टर को हम लोग बोलते हैं लोकयान वाहक। ठीक है, ठीक है, मतलब जो बस को, बस के अंदर होता है ना कंडक्टर, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि वो ऐसा व्यक्ति है लोकयान वाहक, मतलब बस कंडक्टर, जो घंटा बजाता रहता है जब भी स्टेशन, आई मीन बस स्टैंड आएगा तो घंटा बजाता है, सो दैट लोग उतरे, फिर चढ़ने के बाद घंटा बजाता है सो दैट ड्राइवर को पता चले कि हमें अभी आगे जाना है, और लोगों से पैसे लेता है, बदले में टिकट देता है। तो इसका आंसर है लोकयान वाहक। डन, सिंपल। अभी देखो ये एकदम मस्त है। रामाभिषेके जलम आहरन्त्या, जलम प्लस आहरन्त्या। ठीक है, रामाभिषेके जलम आहरन्त्या, हस्तात् श्रुतो हेमघटो युवत्याः, सोपान मार्गेण करोति शब्दम, ठम ठम ठठम ठम ठठठम ठठम ठह। तो ये आपको लिखने के लिए आ सकता है एग्जाम में, इसलिए वैसे ही पढ़ना जैसे लिखा जाता है। ठम ठम ठठम ठम ठठठम ठठम ठह। ठीक है, 4-5 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, मेरा भी ऐसे याद हो गया है। तो देखो, रामाभिषेक है मतलब जब राम का अभिषेक था, कदा, यहाँ पे प्रश्न निर्माण करने के लिए कदा हो सकता है कि रामाभिषेक है, सप्तमी विभक्ति है। जलम आहारंत्या, जलम हाथ में लेके या फिर जल जल को लेके। हस्तांत श्रुतो, पंचमी विभक्ति, हस्त में से मतलब हाथ में से गिर गया, श्रुतो मतलब गिर गया। हेम घटो युवत्या, हेम घट मतलब सोने का घड़ा, हेम मतलब सोना, सोने के घड़े में पानी था, एक युवती उस पानी को लेके आ रही थी और उसके हाथ में से सोने का घड़ा गिर गया। सोपान मार्गे न करोति शब्दम, और ये जो सीढ़ियां है उनके ऊपर से वो गिर गया, और वो गिरते वक्त उसने कैसा आवाज किया, मतलब घड़ा जब गिर रहा था कुछ आवाज रहे, कुछ आवाज होगा ना क्योंकि सोने का घड़ा था। तो कैसे आवाज हुआ, थम थम ठठम थम ठटम ठटम ठह। मतलब देखो, एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी ये है कि एक कवि थे, उनको ना ये शब्द दिए गए थे और बोला गया था कि इसको लेके कुछ कविता बनाओ, तो इसलिए उन्होंने ये एज अ बर्तन का साउंड है ऐसा इमेजिन करके क्या मस्त कविता बनाई है। मतलब देखो ऐसे होते हैं पंडित। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मीनिंग पता चला कि राम मतलब श्री राम का अभिषेक था और उस समय पे एक युवती हाथ में घड़ा लेके आ रही थी जिसके अंदर जल था, और उसके हाथों से गलती से वो जो जल, सॉरी जो घड़ा है वो गिर गया, हस्ताक्षर श्रुतो मतलब गिर गया, और वो जब जिना या फिर क्या बोलते हैं स्टेयर्स पे से नीचे गिर रहा था तो उसने आवाज किया, ठम ठम ठठम ठम ठठम ठठम ठह। मस्त कमाल। तो बस इसको बोलते हैं समस्या पूर्ति। तो वो जो कवि था उनको ये समस्या दी जा चुकी थी, समस्या दी जा चुकी थी कि आपको क्या करना है, इन शब्दों को यूज करके कविता बनानी है, और उन्होंने बना दी, तो इसको हम लोग बोलते हैं समस्या पूर्ति ही। तो देखो नेक्स्ट हम लोग ये श्लोक देख रहे हैं, ये श्लोक ना संवाद है, वाक्य वाक्य मतलब दो इंसानों के बीच का संवाद है। तो यहाँ पे हमें लक्ष्मी जी और पार्वती देवी जी दोनों दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच का ये संवाद है। तो दोनों क्या संवाद कर रहे हैं देखो। भिक्षु क्वास्ति, तो लक्ष्मी जी पूछते हैं कि भिक्षु कहाँ है, मतलब इनडायरेक्टली वो ये पूछना चाहती है कि महादेव कहाँ पे है। तो पार्वती जी बोलती है बलेर मखे, मतलब बलि राजा का, मतलब बलि का जो यज्ञ चालू है बलि का, उसके वहां पे है महादेव। पशुपति ही किम नास्ते गोकुले, और फिर पूछा जाता है कि पशुपति ही कहाँ पे है। पशुपति ही मतलब अगेन सेम महादेव। तो वो पूछते हैं कि पशुपति ही किम नास्ते गोकुले, मतलब पशुपति जो है वो कहाँ है, वो गोकुल में क्यों नहीं है। तो मुग्धे पन्नग भूषण, तो वो बोलती है कि प्रिय,
पन्नग भूषण, पन्नग मतलब सर्प, ठीक है, सांप। तो जिसका भूषण सांप है, मतलब जिसके गले में सांप का अलंकार है, वैसे कहाँ पे है वो, मतलब वैसे महादेव कहाँ पे है कि जिसके गले में सांप का दागिना है या फिर अलंकार है, वैसे महादेव कहाँ पे है। सखी सदा शेते च तस्योपरि। और फिर वो बोलती रहती है कि अ, सखी मतलब सखी, उनको वो बोलती है कि सखी प्रिय, वो तो नेहमी, मतलब वो तो हमेशा, नेहमी सदा हमेशा निद्रा में होते हैं। शेते मतलब सोना है, वो तो हमेशा कैसे होते हैं, निद्रा सुख में होते हैं। आर्य मुंच विषाद माशु। और फिर वो पूछती है कि आर्य मुंच, मुंच मतलब मुक्त कर दे या फिर छोड़ दे। आर्य मतलब अभी लक्ष्मी जी बोलती है पार्वती जी को कि जो विष ग्रहण करने वाला है या फिर जो विष खाने वाला है उसको तू छोड़ दे, मतलब महादेव को तू छोड़ दे। कमले नाहम प्रकृत्याम चला। बट फिर पार्वती जी उनको जवाब देते हुए लक्ष्मी जी को बोलती है कि कमले, कमले मतलब लक्ष्मी जी, कि लक्ष्मी जी मैं आपके जैसा आपके जैसी चंचल नहीं हूँ कि किसको भी ले लो किसको भी छोड़ दो, ऐसे में हूं नहीं। चेथम वही गिरिजा समुद्र सुतयो। तो फिर वहां से फिर लक्ष्मी जी बोलती है पार्वती जी को कि इस तरीके से गिरिजा सुता, म्हणजे गिरिजा समुद्र सुता मतलब गिरिजा सुता कौन है, पार्वती जी। पर्वत की बेटी कौन है, पार्वती जी। समुद्र सुता कौन है, लक्ष्मी जी। तो इस तरीके से ये जो दोनों है इनका संवाद चालू था, संभाषणम पातु वह। और इस तरीके से इनका संवाद चालू है जो कि हमारी रक्षा करे, मतलब देवियों का ये संवाद हमारी रक्षा करे। ठीक है, देखो। तो यहाँ पे बेसिकली मराठीमध्ये सांगते, आता हिंदीमध्ये झालेला आहे. तर इथे बेसिकली लक्ष्मी देवी आणि पार्वती देवी यांच्यामध्ये संवाद आहे. दोघं पण एकमेकांच्या नवऱ्याविषयी बोलते आहेत. म्हणजे लक्ष्मी जी आहे तर ती पार्वतीला महादेवांबद्दल विचारते आणि पार्वती लक्ष्मीला नारायणबद्दल विचारते, किंवा म्हणू शकतो की विष्णूबद्दल विचारते आहे. आता भिक्षुक वाचते हे कोणी विचारलेलं आहे, लक्ष्मीने विचारलेलं आहे, कोणाला, पार्वतीला. तर पार्वती बोलते बळीचं यज्ञ चालू आहे, बलेमुखे मतलब बळीचं यज्ञ चालू आहे, त्या ठिकाणी आहेत महादेव. पशुपती ही किम नास्तस्ते गोकुले. मग लक्ष्मी परत असं म्हणते की पशुपती, पशुपती म्हणजेच काय, महादेव. महादेव कुठे आहेत, गोकुळामध्ये नाहीयेत का ते. मुग्धे पन्नग भूषण. मग तेव्हा पार्वती असं म्हणते की ज्यांच्या गळ्यामध्ये नागाचा अलंकार आहे किंवा ज्यांच्या गळ्यामध्ये साप आहे तर ते कुठे आहेत. तर त्यावरती पार्वती म्हणते सखे, म्हणजे सखी किंवा मैत्रीण, सदा शेतेच्या तस्योपरी, ते तर नेहमीच नागावरती झोपलेले असतात, नागावरती निद्रा सुख घेत असतात. म्हणजे कोण, विष्णू. नागावरती कोण झोपलेलं असतं, विष्णू झोपलेलं असतं, झोपलेले असतात. आर्य मुंच विषाद माशू, मुंच मतलब छोड दे, म्हणजे सोडून दे. तो आता लक्ष्मी काय म्हणते पार्वतीला की म्हणजे मैत्रीण म्हणून म्हणते की आर्ये तू ना विष खाणाऱ्याला किंवा विष ग्रहण करणाऱ्याला सोडून दे, म्हणजेच तू महादेवाला सोडून दे. आणि त्यावर मग पार्वती खूप कमाल उत्तर देते. ती असं म्हणते की कमले नाहम प्रकृत्या चला, म्हणजे कमले म्हणजेच लक्ष्मीची, माझी काही अशी चंचल प्रकृती नाहीये, कारण धन किंवा लक्ष्मी चंचल असते, ती एका ठिकाणी राहत नाही. पण पार्वती काय म्हणते, माझी काही प्रकृतीची चंचल नाहीये, मी एकाच ठिकाणी राहते, मी कोणालाही सोडून वगैरे देणार नाहीये. चेथम वै गिरिजा समुद्र सुतयो. गिरिजा म्हणजे काय, पर्वत. पर्वताची मुलगी कोण, पार्वती. समुद्र सुता म्हणजे काय, समुद्राची मुलगी कोण, लक्ष्मी. कारण असं म्हणतात की जेव्हा समुद्र मंथन झालं होतं तेव्हा समुद्रामधून जी स्त्री बाहेर आली होती ती आहे लक्ष्मी, आणि गिरिजा सुता म्हणजे पर्वताची मुलगी पार्वती. संभाषणम पातुवह, पातुवह म्हणजे रक्षण कर. या दोन्ही देवींचं जे संभाषण चालू आहे ते खूप चांगलं आहे आणि त्यांनी आमचं रक्षण करावं. तर अशा पद्धतीने वाकवाक्य म्हणजे हा संवाद आहे दोघांमधला. सो इन दिस वे आपण या ठिकाणी ना सगळे श्लोक बघितलेत. सगळ्या संधी इथे कंबाईन करून दिलेल्या आहेत. अजून एक महत्वाची गोष्ट कि इसमें से जो अन्वय है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है. आपको बस सुक्ति सुधा और युग्ममाला दोनों का ही अन्वय पूछा जाएगा. ये अन्वय आपको नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, एक बार सारी संधि देख लेते हैं. जैसे मैंने बता दिए बीच बीच में जहां पे रिक्वायर्ड था, बट यहाँ पे फिर से देख लेते हैं. बहवोपी म्हणजे बहवह प्लस अपी. सर्वेपी मतलब सर्वे प्लस अपी. तो यहाँ पे देखो जब भी आपको इस तरीके से अवग्रह दिखाई देगा, दिस मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे कोई ना कोई जो है आपको अ दिखाई देने वाला है, या फिर बाद में अपी है, बाद में अ से कोई शब्द है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, नैतादृशः मतलब न एतादृशः मतलब इसके इसके जैसा नहीं है. उसके बाद है वृष्टि भिरार्द्री संति, मतलब क्या, वृष्टि भी ही आर्द्र यंती. नमस्तुभ्यम मतलब नमः प्लस तुभ्यम, तुम्हाला नमस्कार असो. यमस्तु म्हणजे यमः प्लस तू. उसके बाद नेक्स्ट है तथापि मतलब तथा प्लस अपि. याचतेयम मतलब याचते प्लस अयम. जलम प्लस आहरंत्या.
क्वास्ति मतलब कह प्लस अस्ति मतलब कहाँ पे है, सॉरी क्व प्लस अस्ति मतलब कहाँ पे है। नास्त्यस्त्यो नास्तस्यो मतलब न प्लस अस्ति प्लस असौ मतलब क्यों नहीं है वहां पे। तस्योपरी मतलब तस्य प्लस उपरी त्याच्यावर। विषादम आशु म्हणजे विषादम प्लस आशु म्हणजे विषाद मतलब विष को ग्रहण करने वाले। नाहम मतलब न प्लस अहम। चेत्थम मतलब च प्लस इथम। तो इस तरीके से ये सारी संधि है। जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस या फिर इस श्लोक के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको संधि विग्रह के लिए भी पूछा जा सकता है, बट तब आपको ये सारे शब्दों का संधि करना होगा, याद रखना होगा। तो इसी के साथ साथ देखो अन्वय तो आपको करना नहीं है इसका, इसके बस भाषा अभ्यास के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और साथ ही में संधि कर सकते हो, इतना सफिशियंट है। मीनिंग तो वैसे आपको लिखने के लिए नहीं पूछा जाएगा इसका, तो मीनिंग बस समझने के लिए था। तो इस तरीके से हमने संयुक्त और संपूर्ण दोनों के लिए ये जो चित्र काव्य है देख लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हमारे ग्रामर के कुछ सेशंस, और बता देना कि और आपको क्या क्या चाहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। इसके पहले के सारे चैप्टर्स, इसके बाद के सारे चैप्टर्स सब मेरा पढ़ा के हो चुका है। इनकेस अपने कुछ मिस किया होगा तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी लिंक आपको चाहिए तो मैं बता दूंगी टीम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने के लिए, वो डाल देंगे सो दैट आपको एक ही साथ में सारे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय, बेस्ट ऑफ लक।